जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने बिहार पुलिस के सेशन को एक जबरदस्त तरीके से आप सबों के बीच पेश करने के लिए हम उपस्थित होते हैं। तो रोज डेली के भांति आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं आप सबके बीच एक जबरदस्त सेशन लेकर, जिससे कि आपको एक मंजिल को आपको चुमने के लिए या मंजिल तक पहुंचने के लिए एक कदम दूर आपका कमी करने के लिए। तो आप सभी जिस तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप लगातार इसी वे में आप तैयारी करते रहिए, आपका सफलता निश्चित है। तो आप सबका एग्जाम डेट आ चुका है, आप लोग उसी एग्जाम डेट को एकदम दिमाग में बैठाकर यह आपको रखना है कि इस बार जो भी आपका एग्जाम में बैठिएगा, यह समझिए कि उसका ज्वाइनिंग लेटर घर पे आना चाहिए और आपके माँ पिताजी और हमारे माता पिताजी को यह आप फिक्र होना चाहिए अपने आप पे कि हम जो पहले फिक्र कर रहे थे अब वो हम फक्र करेंगे, उस पे क्या करेंगे, फक्र करेंगे उस पे। आपके माता पिताजी गौरवान्वित महसूस करेंगे कि अब जो हम खर्चा कर रहे थे अपने बेटा पर या अपने बेटी पर, आज हमें उनका प्रतिफल ऊपर वाले ने दिया है। और तभी आपके माता पिताजी जो है आगे जो है कि सुखी रह सकते हैं। नहीं तो आप प्राइवेट में जितना भी आप पैसा कमा लीजिए, उसके माता पिताजी सुखी नहीं हो सकते, ना ही आपको समाज में इज्जत मिलेगा। समाज में आपको इज्जत एक ही चीज दिलवा सकता है, आपका प्यारा किताब। आप बाद बाकी दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि आपको समाज में सम्मान दिला सकता है। या आप समझ लीजिए, यह गांठ बांध लीजिए अपने माइंड में कि हमको एक सरकारी जॉब लेना है तो लेना है, हमको सरकारी जॉब ही चाहिए, बाद बाकी कुछ नहीं चाहिए। और जो आप दिल लगा के अगर मेहनत कीजिएगा, कहा जाता है कि अगर पूरी दिल लगा के किसी चीज़ में मेहनत किया जाए तो पूरी कायनात उसे दिलाने में जो है कि वो जुट जाती है। तो इसीलिए समझ सकते हैं, अगर आप सच्ची मेहनत करते हैं तो ऊपर वाला भी विवश होकर आपको वो चीज़ जरूर दिला देंगे। तो इसीलिए आप लोग बिना कोई टेंशन का आप तैयारी कीजिए, आपके साथ हम हैं तो फिर आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। और जब मेरा जो तैयारी का हुए है या जिस तरह से हम तैयारी करवाते हैं या क्वेश्चन का जो हम लेवल रखते हैं एग्जाम के व्यू से, कौन कौन सा एग्जाम में किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है वो हमें खुद पता है। और खुद हम सभी प्रकार के वनडे एग्जाम निकाले हैं, तभी आपको हम एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग हमारा बात मानिए और जिस तरह से हमारे बात को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको सफलता मिलने में किसी प्रकार का जो है कि दिक्कत नहीं आएगा। आपको हम जो क्वेश्चन का लेवल रखते हैं, जैसे अभी आपका बिहार पुलिस का लेवल है, उसी लेवल से आपको क्वेश्चन करते हैं। जैसे आरपीएफ का रहेगा तो आरपीएफ का भी क्वेश्चन ये लेवल का रहता है, लेकिन थोड़ा सा इसका हाई साइंस रहता है या फिर आपका जीके रहता है, तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, हम बहुत क्वेश्चन करेंगे। बस आप लगातार बनकर रहिएगा। और बिहार एसआई का जो तैयारी कर रहे होंगे उनको भी क्वेश्चन का फायदा होगा, बिहार एसएससी में भी फायदा होगा। बस आप लगातार बनकर रहिए, बस आपको दृढ़ निश्चय के साथ आगे हर कदम को बढ़ाना है। बाद बाकी जो होगा आपके पीछे हम देख लेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बस आप खाली टेंशन फ्री होकर पढ़ाई कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए आज से हम लोग आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो आपको बताए थे हम कि सिपाही भर्ती परीक्षा का वॉल्यूम 2, सिपाही भर्ती परीक्षा का जो वॉल्यूम 2 आ गया है आपका रुक्मिणी प्रकाशन का, यह जो आपका एग्जाम कैंसिल हुआ था उसी के आधार पर यह सेट प्रैक्टिस किया गया है। तो इसमें जितना भी प्रश्न है हम लोग एक एक करके सब प्रश्न देखेंगे और सभी प्रश्न से हम लोग 2-4 एक्स्ट्रा फैक्ट सीखने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर आपका जो है कि हम कुछ दिन के बाद जो है कि एडुटेरिया का जो बिहार एसएससी का है, इसको भी हम लोग एक एक करके बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे। इसमें भी आपका बहुत सारा लगभग 15 मॉडल सेट प्रैक्टिस है। इसमें 15 मॉडल सेट प्रैक्टिस जो है, इससे समझ लीजिए कि बहुत क्वेश्चन आपको टच करेगा। और जो आपको हम सबसे महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट, आपको जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट देते हैं यहां से, जो आपको बार बार बताते हैं, उस चीज पे आप गौर कीजिए और कोई रटने का काम नहीं कीजिएगा। जितना आपको हम बताते हैं आप खाली सुनिए और देखिएगा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन वो सही हो जाएगा। हमें यह भरोसा है कि जितना हम क्वेश्चन बताते हैं आपका प्रश्न जो है कि टच होगा, क्योंकि उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। और यह बहुत अच्छा जॉब है, बिहार एसएससी का 12th लेवल का जॉब अच्छा है। अगर आप 12th लेवल पे ही तैयारी करते हैं तो इसका सेम सिलेबस ग्रेजुएशन लेवल का जो CGL 4 वैकेंसी आने वाला है अगले 1 महीने के अंदर आप लोगों के बीच देखने के लिए मिल जाएगा। और दोनों का सेम सिलेबस है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आप लगातार मेहनत कीजिएगा तो आपका एग्जाम अवश्य होगा। हमको एक चीज समझ में नहीं आता है कि जब विद्यार्थी जानता है कि जब तक हम नहीं पढ़ेंगे अच्छा दिल लगा के, तो आजकल के जीवन में जो है कि नौकरी हमको नहीं मिलने वाला है, फिर भी इस जो है कि सत्य को जानते हुए या फिर भी मेहनत करने के लिए जो है कि नहीं चाहता है, वह कतराता है मेहनत करने से। तो समझ सकते हैं, आप जानते हुए अपने आप में पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी दूसरे का गलती नहीं है। तो आप मेहनत कीजिए लगातार, आपका
सफलता आराम से मिलेगा। तो चलिए हम इसी के साथ आज का हम अपना सेशन का शुरुआत करते हैं बिहार पुलिस का। फटाफट हम लोग जो इसका जीके जीएस का प्रश्न है हम लोग वो सब देखने वाले हैं। आप लगातार बनकर रहिएगा, यह लगभग 40 मिनट का सेशन होने वाला है और आप लोग अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइबर और न जाने क्या क्या होता है आप लोग वो सब करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि हमारा चैनल और ज्यादा ग्रो हो और एक बड़े लेवल पे हम लोग पहुंचने का प्रयास करें। क्योंकि हम अपने ड्यूटी से समय निकालकर आप लोगों के बीच जो है कि हम लोग यहां सेट प्रैक्टिस करवाने का या अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके बीच कुछ शेयर करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप भी एक हमारे तरह एक सिलेक्टेड आदमी के रूप में सरकार में सेवा कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज हम अपने सेशन को शुरुआत कर रहे हैं। तो आज का पहला सवाल बताना है 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के होंगजू शहर में आयोजित 19वां एशियाई खेल में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते। तो आप लोग को बता दे एशियाई खेल जो हुआ है वह सबसे पहले इसका शुरुआत जो हुआ है 1951 से। एशियाई खेल या एशियन गेम्स का शुरुआत 1951 से अपना भारत देश के नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ में हुआ है? नई दिल्ली में हुआ, याद रखिएगा। और नई दिल्ली में जो इसका शुरुआत हुआ था वह किसके द्वारा? याद रखिएगा, इसका नामकरण जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। एशियाई खेल का नामकरण किसने किया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया है, याद रखिएगा। और भारत में पहला एशियन खेल 1951 में खेला गया था और इसका जो रखा गया था शुभंकर, पहले एशियाई खेल का जो शुभंकर रखा गया था वह चमकता हुआ सूरज रखा गया था, चमकता हुआ सूरज रखा गया था, याद रखिएगा। और पहले एशियाई खेल में कुल 11 देश की टीम ने हिस्सा लिया था। पहला एशियाई खेल में याद रखिएगा कुल 11 देश ने हिस्सा लिया था और पहला एशियाई खेल जो हुआ था 1951 में अपना दिल्ली में। और भारत के अंदर में अब तक 2 बार एशियाई खेल हुआ है। एक बार तो 1951 वाला हो गया और दूसरा बार याद रखिएगा 1982 में हुआ है। कब हुआ है? 1982 में दूसरी बार एशियाई खेल इंडिया में ही हुआ था। तो समझ में आ गया। उसके बाद अगर बात करते हैं कि एशियाई खेल जो हुआ था आपका इस बार जो हुआ था 2023 में, यह कितना नंबर का हुआ था? तो ये आपका 19वां नंबर का, कितना नंबर का? 19वां नंबर का। और हुआ था चीन के होंगजू शहर में, चीन के होंगजू शहर में। और याद रखिएगा भारत ने इसमें कुल 107 पदक जीता है। भारत 19वां एशियाई खेल 2023 में 107 पदक जीतकर याद रखिएगा चौथा स्थान प्राप्त किया है। कितना स्थान प्राप्त किया है? चौथा स्थान प्राप्त किया है। और उसमें से बता दे आपको कि इन्होंने, भारत ने 28 गो स्वर्ण जीता है, 38 गो जो है कि रजत पदक जीता है और कांस्य पदक जो जीता है वह 41 गो। टोटल जोड़िएगा तो हो जाएगा 107, यानी 28, 38, 41, 28, 38, 41 याद रख लीजिएगा। आपका कुल पदक जो हो गया कितना? तो 107 हो गया। और इतना पदक जीतने के साथ भारत कितने स्थान पर रहा? तो चौथा स्थान पर रहा। तो भैया इससे पहले 3 गो कौन कौन टॉपर हो गया, भारत से आगे निकल गया? तो याद रखिएगा पहला जो निकला है वह आपका जहां पर हो रहा था ना वही देश आगे निकल गया। जैसे आप लोग कहीं पर क्रिकेट मैच एंट्री करवाते होंगे या एंट्री खिलवाते होंगे तो देखते होंगे कि उसका जो आपका जो होस्ट टीम रहता है या फिर उसको हम लोग कहते हैं कमेटी टीम। क्या कहते हैं? कमेटी। जैसे मान लीजिए हम लोग का ऐसे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट करवाएंगे तो हम लोग उसका सदस्य रहेंगे। मुंगेर के आदमी जो वरिष्ठतम आदमी सब है, जो सम्मानजनक आदमी है, वो उसके टीम रहेंगे और वहां के टीम भी एक हिस्सा लेते हैं। मुंगेर का टीम भी एक हिस्सा जैसे लेगा। जब मुंगेर का टीम हिस्सा लेगा एक, तो समझ सकते हैं कि जैसे आपका बेगूसराय वाला खेलने वाला आएगा, लखीसराय खेलने आएगा, पटना वाला खेलने आएगा, भागलपुर वाला खेलने जाएगा, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वहां का जो एम्पायर रहेगा या वहां का जो कर्ता धर्ता रहेगा वो मुंगेर का ही रहेगा। तो मुंगेर का जब रहेगा तो जब मुंगेर वाला का मैच जिस दिन होगा तो उस दिन मुंगेर वाला का सपोर्ट अधिक होता है। यानी कि जो उसका कमेटी टीम रहता है, जो उसका कर्ता धर्ता टीम रहता है, उसको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। यानी कि आउट भी नहीं रहता तो उसको आउट दे दिया जाता है दूसरे वाले टीम को, ऐसा होता है। यानी कि ये हम जो है कि हकीकत नहीं बता रहे हैं, जो एक होता है वही वास्तविकता बता रहे हैं। तो समझिएगा
उसी तरह से याद रखना है कि एशियाई खेल जो इस बार हो रहा था ना, चीन में हो रहा था, इसलिए चीन टॉप कर गया। क्या टॉप कर गया? चीन टॉप कर गया। और चीन टॉप कर गया। दूसरा स्थान जो रहा है वह किसका रहा है? जापान का रहा है। किसका रहा है? जापान का। पहला चाइना है, दूसरा जापान है, और तीसरा याद रखिएगा दक्षिण कोरिया है। तीसरा कौन है? दक्षिण कोरिया। तब जाके भारत चौथा स्थान पे है। कितना स्थान पे? चौथा स्थान पे। और भारत ने जो सबसे अधिक पदक जीता है वह एथलेटिक्स में जीता है। किसने जीता है? एथलेटिक्स में। और ये हो गया 2023 का आपका एशियाई खेल। कहां हो गया? होंगजू में। वहीं 2026 का जो एशियाई खेल होगा वह कहां होगा? तो याद रखिएगा 2026 का एशियाई खेल जो होगा वह नगोया जापान में होगा। कहां होगा? नगोया जापान में होगा। वहीं 2030 का जो होगा वह कतर की राजधानी दोहा में होगा। 2030 का हो गया दोहा। 2030 का हो गया दोहा। वहीं 2034 का कहां होगा? तो रियाद में होगा। सऊदी अरब के अंदर रियाद है, याद रखिएगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, वहीं पर होगा आपका 2034 का। एक बार फिर से, पहला कहां हुआ था? पहला नई दिल्ली 1951 में। 2023 में कहां हुआ था? तो याद रख लीजिएगा 2023 में आपका होंगजू चीन में हुआ था। उसके बाद जो 2026 में होने वाला है नगोया जापान में होने वाला है। और 2030 वाला कहां होने वाला? तो याद रखिएगा कतर की राजधानी दोहा में। और 2034 का कहां होने वाला है? तो याद रख लीजिएगा आप लोग जो है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में, याद रख लीजिएगा। अब तो समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज जो पहचान सकते हैं किसके द्वारा? तो याद रखिएगा विवर्तन और गुणता के द्वारा। विवर्तन और गुणता के द्वारा किसी व्यक्ति का हम आवाज पहचान सकते हैं, याद रखिएगा। और प्रतिध्वनि या इको साउंड सुनने के लिए जो है कि दूरी जो होना चाहिए श्रोता और जहां से टकराएगा, तो याद रखिएगा 16.6 मीटर। 16.6 मीटर अर्थात 55 फीट के अप्रॉक्स। 55 फीट के अप्रॉक्स, यानी कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो डिस्टेंस होना चाहिए वो मीटर में होगा 16.6 मीटर, और फीट में होगा लगभग 55 फीट के बराबर। क्योंकि 1 मीटर में जो होता है वह आसपास जो होता है 3.3 फीट के पास होता है। 3.3 फीट होता है 1 मीटर में। तो 17×51 उधर लगभग 55 फीट के बराबर हो जाएगा। आप लोग याद रख लीजिएगा। वहीं अगर बात करते हैं तारा का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका कि सूर्य का ललिमा दिखना, अर्थात सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, यह दोनों विवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? विवर्तन, यानी लाइट ऑफ स्कैटरिंग के कारण होता है, यानी प्रकाश का आपका विवर्तन के कारण होता है, याद रख लीजिएगा। सॉरी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जहां भी कलर आएगा वहां पर मारेंगे प्रकीर्णन। जहां भी कलर आएगा वहां पर क्या मारेंगे? प्रकीर्णन, याद रखिएगा। वहीं प्रकाश के अपवर्तन के नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा। अर्थात साइन आई बटे साइन आर। साइन आई बटे साइन आर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको बताना है कि उसी में बता देते हैं कि ध्वनि का प्रबलता का मात्रक क्या होता है। तो ध्वनि का जो प्रबलता का मात्रक होता है उसको हम लोग फोन संख्या में व्यक्त करते हैं। किस में व्यक्त करते हैं? फोन में व्यक्त करते हैं। और ध्वनि का जो एसआई मात्रक होता है वह डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल। और याद रखिएगा एक स्वस्थ मनुष्य को जो सुनना चाहिए वो 45 डेसिबल तक की ध्वनि सुनना चाहिए, जिससे कि उसका कान जो है कि सुचारू रूप से आगे अपने जिंदगी भर के लिए चलता रहे अच्छा से। और याद रखिएगा मनुष्य का कान 95 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि नहीं सुन पाता है। 95 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि नहीं सुन सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वहीं याद रखिएगा कि आपका डॉपलर प्रभाव का जो संबंध है वह ध्वनि में हुए उतार चढ़ाव से। डॉपलर प्रभाव का जो संबंध है किससे है? तो ध्वनि में आए उतार चढ़ाव से होता है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि ध्वनि का प्रभाव जो हमारे कान पर रहता है कितना सेकंड तक, याद रखिएगा 1/10 सेकंड तक। कितना तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है, याद रखिएगा। वहीं मस्तिष्क पर जो रहता है वह 1/15 सेकंड तक। 1/15 सेकंड तक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने वाली इकाई का क्या नाम है? ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने वाली इकाई का नाम है हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज। और आवृत्ति को जो सूचित करते हैं एन से। किसे सूचित करते हैं? एन से। आवृत्ति को सूचित करते हैं एन से। और याद रखिएगा तरंग दैर्घ्य को सूचित करते हैं लैम्डा से। किसे सूचित करते हैं? लैम्डा से। इसीलिए एक सूत्र निकलता है कि तरंग की चाल बराबर सूत्र होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। तरंग की
चाल यानी v बराबर सूत्र होता है n लैम्डा। क्या होता है? n लैम्डा, यानी आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। वहीं याद रखिएगा आवृत्ति का मान बढ़ने पे तरंग दैर्घ्य का मान कम होता है और तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ने पे आवृत्ति का मान घटता है। और तरंग एक सूत्र और होता है, आवृत्ति बराबर होता है 1 तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति बराबर होता है 1 तरंग दैर्घ्य। और आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य का जो गुणनफल होता है वह 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है और तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है। क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। वहीं 1 एंगस्ट्रम का जो मान होता है वह 10 पे पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रम का जो मान होता है वह 10 पे पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। इसीलिए तरंग दैर्घ्य को जो सामान्यतः मापते हैं वो मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ऑप्शन में है न्यूटन। तो न्यूटन जो मात्रक है वह बल का मात्रक होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। वहीं बल का सीजियस मात्रक जो होता है वह डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पे पावर 5 डाइन, याद रखिएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ऑप्शन में है मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड जो होता है वह चाल और वेग दोनों का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल और वेग दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखिएगा। वहीं संवेग का जो मात्रक होता है वह केजी मीटर प्रति सेकंड होता है, क्योंकि संवेग यानी p बराबर सूत्र होता है mv। क्या होता है? mv, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। सही बात है, एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। इसके ऊपर उठने के दौरान वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी और गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो आप लोग को बता दे कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, यानी कि इसमें हम जी देख रहे हैं, यानी ग्रेविटेशन देख रहे हैं, यानी कि छोटी जी देख रहे हैं। तो छोटी जी जो होता है वह आपके जी के मान पर किसी वस्तु का जो है कि निर्भर करता है। तो आप बता सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो जी का मान जो होगा वह आपका पॉजिटिव में जाएगा। किस में जाएगा? पॉजिटिव में जाएगा या फिर निगेटिव में जाएगा। तो आप बता सकते हैं किसी वस्तु को जब ऊपर फेंकिएगा तो जी का मान जो है वह कमी होता है। जी के मान में क्या होता है? कमी होता है। और कोई वस्तु जब ऊपर से नीचे आती है तो जी के मान में बढ़ोतरी होती है। जी के मान में क्या होती है? बढ़ोतरी। तो याद रखिएगा कि जब किसी वस्तु को ऊपर उठाने के दौरान स्थितिज ऊर्जा में बढ़ती है और गतिज ऊर्जा जो होती है वह घटती है। गतिज ऊर्जा जो होती है वह क्या होती है? घटती है, याद रखिएगा। वहीं गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र होता है हाफ mv²। गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है? हाफ mv² और स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है आपका mgh। क्या होता है? mgh, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है वह उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है, याद रखिएगा। वहीं याद रखिएगा अर्धचालक जो होता है, यानी कि अर्धचालक जो होता है वह एक प्रकार से सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। तो ये सब जो तत्व होते हैं ये सब अर्धचालक होते हैं। क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका सिलिकॉन का प्रयोग किसमें किया जाता है अर्धचालक के रूप में? तो सिलिकॉन का प्रयोग सौर सेल में करते हैं। किसमें करते हैं? सौर सेल में सिलिकॉन का भी प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। वहीं भारत के अंदर में सिलिकॉन घाटी के नाम से जो जानते हैं वो बेंगलोर को जानते हैं। और भारत का बगीचा भी किसको कहते हैं? बेंगलोर को जानते हैं, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक नगरी भी किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा बेंगलोर को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि वीरेन डंगवाल के
अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है, तो हमारी नींद में भी चलता है जीवन व्यापार। क्या चलता है? जीवन व्यापार चलता है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं कि भारत के अंदर में जो आपका व्यापार संबंधी अधिकार लिया गया है किस देश से, तो व्यापार संबंधी अधिकार जो लिया गया है वह आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से व्यापार लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध भी कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य संबंध पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया मारेंगे, लेकिन संघ और राज्य संबंध पूछेगा तो मारेंगे कनाडा। संघ और राज्य संबंध पूछेगा तो कनाडा मारेंगे, और केंद्र राज्य संबंध पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया मारेंगे। वहीं संघात्मक विशेषता पूछेगा तो कहां से लिए हैं, तो ये भी कनाडा से लिए हैं। राज्यपाल संबंधी नियुक्ति संबंधी प्रावधान भी कहां से लिए हैं, तो कनाडा से लिए हैं। आपका जो है कि संघ में जो अपशिष्ट शक्तियां निहित होती है, अपशिष्ट शक्ति या अपशिष्ट सूची जो लिए हैं, यह भी कहां से लिए हैं, तो कनाडा के संविधान से लिए हैं, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, किस सिख गुरु का जन्म ननकाना साहब में हुआ था? तो ननकाना साहब में जो जन्म हुआ था वह सिख धर्म के जो संस्थापक और पहले जो गुरु बने थे वो गुरु नानक बने थे। और गुरु नानक का जन्म याद रखिएगा 1469 में ननकाना साहब में हुआ था, याद रखिएगा। वहीं इनका निधन जो हुआ था 1539 ईस्वी में आपका करतारपुर में हो गया था। कहाँ हो गया था? करतारपुर में हो गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और सिखों के जो अंतिम गुरु हुए हैं गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म याद रखिएगा 1666 में हुआ था। कहां में हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था पटना साहिब में हुआ था। कहां हुआ था? पटना साहिब में। और इनका निधन जो हुआ था याद रखिएगा 1708 में। गुरु गोविंद सिंह का जो निधन हुआ था वो 1708 में हुआ था। और कहां पर हुआ था इनका निधन? तो आप लोग को बता दें, इनका निधन आपका नांदेड़ में हुआ था। और नांदेड़ शहर जो है वह महाराष्ट्र में है। कहां में है? महाराष्ट्र में। और गुरु गोविंद सिंह का जो दो बेटे थे आपके जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनको जो औरंगजेब ने जो चिनवा दिया था युद्ध में, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ष हाल ही में जो घोषणा हुआ है वह वीर बाल दिवस के रूप में, वीर बाल दिवस के रूप में घोषणा किया है। प्रत्येक वर्ष जो मनाएंगे वह 26 दिसंबर को मनाएंगे। कब मनाएंगे? 26 दिसंबर को मनाएंगे, आप लोग याद रख लीजिएगा। लेकिन राष्ट्रीय बाल दिवस जो मनाते हैं 14 नवंबर को, और मधुमेह दिवस भी 14 नवंबर को। लेकिन हम लोग जो मनाते हैं विश्व बाल दिवस, विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को, या सार्वभौमिक बाल दिवस भी 20 नवंबर को। लेकिन वीर बाल दिवस जो मनाते हैं वो 26 दिसंबर को, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ है? तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ है वह आपका बिहार के बेगूसराय जिले में, बिहार के बेगूसराय जिले में, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि गैस की मात्रा जो व्युत्क्रमानुपाती होता है किस राशि के? तो गैस की मात्रा जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वह दाब के व्युत्क्रमानुपाती। किसके व्युत्क्रमानुपाती? दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आप लोग याद रख लीजिएगा। और यह नियम जो कहता है, कौन सा नियम? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यह आपका चार्ल्स का नियम है। कौन सा नियम है? चार्ल्स का नियम। वही निश्चित दाब हो गया, ये निश्चित दाब अगर पूछेगा तो चार्ल्स का नियम। और निश्चित ताप करके रहेगा, निश्चित ताप रहेगा तो मारेंगे बॉयल का नियम। क्या मारेंगे? बॉयल का नियम, याद रखिएगा। और निश्चित ताप एवं निश्चित दाब करके रहेगा तो मारेंगे आपको एवोगाड्रो का नियम। कौन सा नियम मारेंगे? एवोगाड्रो। और एक एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुना 10⁻23, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वहीं दाब का जो मात्रक होता है पास्कल होता है। यह इसी को हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के नाम से जानते हैं, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल को मापते हैं न्यूटन में और क्षेत्रफल को मापते हैं मीटर स्क्वायर में, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है वह आपका दाब का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? दाब का मात्रक होता है। तो आप देखिएगा यहीं से वो न्यूमेरिकल बनता है कि होता है दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल जो आपका उल्टा होता है वह दाब का उल्टा होता है, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। यानी कि क्षेत्रफल का जब मान कम होगा तो दाब का मान वहां पर ज्यादा होगा, जब दाब का मान कम होगा तो वहां पर क्षेत्रफल का मान अधिक होगा, क्षेत्रफल का मान अधिक होगा, याद रख लीजिएगा। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, दाब का मात्रक होता है आपका पास्कल, और फिर आपका बल का मात्रक होता है न्यूटन, और बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल बताना है आपको कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का मात्रक केजी हो गया। और घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो घनत्व तो बराबर क्या होता है, तो याद रखेगा द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन यानी केजी पर मीटर क्यूब होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी किस देश की है, तो ईरान की है। कहां की है, ईरान की है, याद रखिएगा। और इसको इस बार 2023 के अंदर में याद रखिएगा दिया गया था 24 में, लेकिन दिया गया था 23 का ही। तो याद रखिएगा 2023 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह नरगिस मोहम्मदी को, इनका संबंध ईरान से था। कहां से था, ईरान से था, याद रखिएगा। और यह लगभग अपने जीवन काल में 31 वर्ष अपने जेल में यह जीवन बिताई है, याद रखिएगा। और शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। और बाद बाकी जो 5 क्षेत्र में दिया जाता है वह कहां से, तो याद रख लीजिएगा आप लोग, याद रखिएगा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से। और नोबेल पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ है वह 1901 से हुआ है। और यह जो दिया जाता है किस व्यक्ति के सम्मान में, तो अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल ने ही आपका डायनामाइट का खोज किया था 1867 में। और डायनामाइट को बनाने में जो प्रयुक्त होता है सबसे अधिक आपका पदार्थ हुआ होता है नाइट्रोग्लिसरीन। क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन प्रयोग होता है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार का, तो प्रथम भारतीय एवं प्रथम एशियाई व्यक्ति जो बने हैं या पहले एशियाई व्यक्ति वो रविन्द्रनाथ टैगोर बने हैं, जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया गीतांजलि पुस्तक के लिए। और इस गीतांजलि पुस्तक का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वह किसने किया था, तो W.B. इट्स ने किया था, W.B. इट्स ने किया था, याद रखिएगा। वहीं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी है, तो याद रखिएगा मदर टेरेसा बनी है 1979 में, 1979 में। और 1980 में उनको भारत रत्न दिया गया, 1980 में उनको भारत रत्न दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है आप लोग को कि निम्नलिखित में से किससे कोकेन प्राप्त होता है। तो कोकेन जो प्राप्त होता है वह एराइथ्रोजाइलम कोका से, एराइथ्रोजाइलम कोका से आपका प्राप्त होता है कोकेन। और हेरोइन जो प्राप्त होता है वह अफीम पोस्ता से, हेरोइन किससे प्राप्त होता है, अफीम पोस्ता से। वहीं जो आपका लौंग प्राप्त होता है वह शुष्क पुष्प कलिका से, लौंग किससे प्राप्त होता है, शुष्क पुष्प कलिका से प्राप्त होता है, आप लोग याद रखिएगा। वहीं दालचीनी जो प्राप्त होता है किससे, तो दालचीनी जो प्राप्त होता है वह आपका पेड़ के छाल से, किससे, छाल से प्राप्त होता है। यह सब आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा, तो यह सब सवाल आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है एल्केन यानी C6H14 से कितने श्रृंखला समवायी प्राप्त होते हैं, तो 5। कितना प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है, याद रखिएगा। और मेथेन का सूत्र होता है CH4, मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। और मेथेन को मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। और मीथेन जो है आपका एक प्रकार से आपका किसके अंतर्गत रखा गया है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है, ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत रखा गया है। मीथेन गैस हो गया, CO2 गैस हो गया, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है विद्युत अपघटन परिष्करण का उपयोग करके किन 2 धातुओं को शुद्धिकरण हेतु क्या जाता है, तो कॉपर और जस्ता, कॉपर और जस्ता, कॉपर और जस्ता, याद रखिएगा। और Cu प्लस Zn को अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, तो याद रखिएगा आपका पीतल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पीतल। Cu प्लस Zn, Cu प्लस Zn जो मिलकर बनेगा वो पीतल बनता है। और Cu प्लस Sn जो मिलता है वह कांसा बनता है। क्या मिलता है, कांसा बनता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉनस्टिक बर्तन बनाने में होता है। तो नॉनस्टिक बर्तन बनाने में जो प्रयोग करते हैं वह किसका प्रयोग करते हैं, तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन का, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। और नॉनस्टिक बर्तन बनाने में सीधा ऑप्शन अगर टेफ्लॉन आएगा तो आप टेफ्लॉन मार दीजिएगा। लेकिन टेफ्लॉन का जो पूरा नाम होता है, रासायनिक नाम, वो होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। यानी कि आपको जो है कि टेट्रा करके आएगा तो आप समझ लीजिएगा कि आपको वही आंसर मारना है, यानी कि आपको टेफ्लॉन मारना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है किस वैज्ञानिक ने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। तो मेंडलीफ ने छोड़ा था जगह, किसने छोड़ा था, मेंडलीफ ने छोड़ा था। और मेंडलीफ का संबंध जो था वह रूस से था। उनके द्वारा 1869 ईस्वी में, यानी कि जिस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था उसी साल मेंडलीफ ने आपका आवर्त सारणी दिया था। और याद रखिएगा मेंडलीफ का संबंध रूस से था और वह जो आवर्त सारणी दिया था वह
आपका परमाणु भार के आधार पर। किस आधार पर? परमाणु भार के आधार पे। लेकिन 1913 में जो मोसले ने दिए थे, जिसका संबंध ब्रिटेन से था, वह परमाणु संख्या के आधार पे, परमाणु संख्या के आधार पे। और वही वाला उसी को हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के रूप में अभी यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि समझिएगा कि वैसा ग्रंथि जो आपका हार्मोन का स्राव करती है। हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की ग्रंथि है, तो उसमें से जो आपका हार्मोन का स्राव करती है उसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, और जो एंजाइम का स्राव करता है उसको बहिःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और जो दोनों चीज का स्राव करता है यानी एंजाइम और आपका हार्मोन, उसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड के रूप में जानते हैं, अर्थात दोनों चीज। जैसे हमारे शरीर में एकमात्र जो आपका मिक्स्ड ग्लैंड के रूप में काम करता है वो अग्नाशय काम करती है। कौन काम करती है? अग्नाशय काम करती है। तो याद रखिएगा, हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो अग्नाशय मारेंगे, और हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि पूछेगा तो अग्नाशय मारेंगे। और याद रखिएगा, अग्नाशय के ही खराब होने से मधुमेह बीमारी या डायबिटीज बीमारी या चीनी बीमारी होती है, अर्थात इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जो किसमें कि अग्नाशय आपका खराब हो जाता है। समझ में आ गया? तो आप ये सब याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और इंसुलिन का जो स्राव होता है वह अग्नाशय के बीटा कोशिका से, अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव। वहीं अग्नाशय के अल्फा कोशिका से जो होता है ग्लूकोन का स्राव। वहीं अग्नाशय के जो गामा कोशिका से होता है वह आपका सोमेस्टेटिन नाम का जो हार्मोन स्राव होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला, और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। और गले में कौन सी ग्रंथि होती है? तो थायराइड ग्रंथि होती है। और आयोडीन की कमी से जो घेंघान नामक रोग होता है या गलगंड नामक रोग होता है या ग्वाइटर नामक जो रोग होता है, तो वह थायराइड ग्रंथि को ही प्रभावित करता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि पेरिकार्डियम व हृदय के बीच में कौन सा तरल भरा होता है। तो जहां पर हमारा हृदय आज सुरक्षित है वह पेरिकार्डियम नाम के गुफाओं में या पेरिकार्डियम नाम के खोल में छुपा हुआ है, याद रखिएगा। और पेरिकार्डियम और हृदय के बीच में जो आपका कुछ स्पेस पाया जाता है उसमें एक गहरा तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं, याद रखिएगा। और आपको पता है कि दो हड्डी के बीच में भी एक द्रव पाया जाता है। जैसे आपको पता है जब आप नट बोल्ट कसते होंगे लोहा में, तो उसमें आपको ग्रीस या मोबिल वगैरह दे के आप उसको टाइट करते होंगे कि आराम से वो घूम जाए। तो उसी तरह से जब दो हड्डी मेरा ऐसे मुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये बीच में भी ग्रीस मोबिल तरह कुछ काम कर रहा होगा। तो इसमें भी एक द्रव पदार्थ है जिसका नाम है साइनोवियल द्रव। क्या नाम है? साइनोवियल द्रव, याद रखिएगा। दो हड्डी के बीच में होता है। और हड्डी से हड्डी का जो जोड़ कहलाता है वह क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, यह लिंगामेंटस कहलाता है। हड्डी से हड्डी का जोड़ लिंगामेंटस कहलाता है। और हड्डी से हड्डी के जोड़ का जो अध्ययन करते हैं वो ऑर्थोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं? ऑर्थोलॉजी। जैसे आप जब डॉक्टर के पास जाते होंगे तो वहां पर लिखा हुआ रहता है कि यहां पर ऑर्थोलॉजी होता है, यहां पर ऑर्थोलॉजी होता है। तो आप क्या समझिएगा आज के बाद कि भैया अगर यहां पर ऑर्थोलॉजी लिखा हुआ है तो ऑर्थोलॉजी का मतलब होता है दो हड्डी के बीच के जोड़ में जो दर्द वगैरह होता है उसके निवारण संबंधी यहां पर इलाज होता है। तो आप ये बता सकते हैं। लेकिन हड्डी का जो अध्ययन कहलाता है वह ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और हड्डी में 8% का फास्फोरस पाया जाता है। और हड्डी जो बना होता है वह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, याद रखिएगा। वहीं हड्डी में किस नाम का अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा, हड्डी में आपका पाया जाता है मायोसिन। क्या पाया जाता है? मायोसिन पाया जाता है मांस हड्डी में। और हड्डी में स्पेशल पाया जाता है वह ओसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओसिन नाम का अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और आपका जो ये मांस का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। मांस का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। और
हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी। गुर्दा का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। नाक का अध्ययन राइनोलॉजी। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी। खून का अध्ययन हेमेटोलॉजी। खून का अध्ययन हेमेटोलॉजी। वहीं घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ट्रोमेटोलॉजी। घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी, याद रखिएगा, घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। और ये ग्रीस मोबिल सबका अध्ययन क्या कहलाता है? ट्राइबोलॉजी। क्या कहलाता है? ट्राइबोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो रक्तचाप तथा श्वसन गति का जो नियंत्रण होता है वह मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा। किसके द्वारा? मेडुला ऑब्लिगेंटा। अगर आप शराब अधिक पी लेते हैं, उल्टी वगैरह होने लगा, तो ये सब पे जो नियंत्रण रहता है वह मेडुला ऑब्लिगेंटा का ही नियंत्रण रहता है, याद रखिएगा। वहीं मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी। और मस्तिष्क में कुल हड्डी की संख्या 29 होती है। कितनी होती है? 29 होती है, याद रखिएगा। और हमारा मस्तिष्क जो सुरक्षित है वह क्रेनियम नाम के हड्डी में। किसमें सुरक्षित है? क्रेनियम नाम के एक हड्डी के खोल में सुरक्षित है। और हमारे मस्तिष्क का भार हमारे शरीर के कुल भार का 2% होता है। कितना परसेंट होता है? 2% होता है, याद रखिएगा। और मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी। और मस्तिष्क में ही तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम पाया जाता है, याद रखिएगा। और तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम न्यूरॉन है। और तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन करते हैं वह न्यूरोलॉजी में करते हैं। किसमें करते हैं? न्यूरोलॉजी। और तंत्रिका तंत्र एक ऐसा अंग है जिसमें कोशिका विभाजन आपका जन्म से लेकर बुढ़ापा तक संभव नहीं है, याद रखिएगा। ये सब चीज आपको आता है सवाल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि AB रक्त समूह में एंटीबॉडी रहते हैं या नहीं रहते हैं, या एंटीजन रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो आपको हम बताए हैं 1000 बार कि AB और O ये आपका दो ऐसा ग्रुप है जिसमें आपको अलग अलग एंटीबॉडी या एंटीजन पाया जाता है। जैसे आप जब बॉडी बनाते होंगे तो यहां पर बच्चा में क्या होता था आपको बता देते हैं। बच्चों में क्या होता था कि आप बच्चों में जाते होंगे पढ़ने के लिए, क्या बोलते होंगे कि हम देखो बॉडी बना रहे हैं, बॉडी अभी मेरे तरह है तुम्हारा बॉडी। तो इस तरह करके आप ऐसे पूरा टाइट करते होंगे, यहाँ पर गोल टाइप का बन जाता होगा। अब बस आपका दोस्त क्या होता होगा, इस पे शर्ट से मार देता होगा, तो और देखते होंगे मेढक की तरह फूल जाता होगा। तो आप बोलते होंगे बड़ा भयंकर मेरा बॉडी है, यानी हमसे कोई नहीं टकरा पाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका बॉडी ये गोल टाइप का बन रहा है। अब बन क्या रहा है? बॉडी बन रहा है। यानी याद रखिएगा, दुएगो में खेले, एगो एंटीजन में खेला है, एगो एंटीबॉडी में खेला है। आपको यहाँ बन कौन सी रहा है? एंटीबॉडी, मतलब बॉडी बन रहा है। अब बॉडी कैसा बन रहा है? लंबा बन रहा है कि गोल बन रहा है? तो आप बोलिएगा गोल बन रहा है, यानी कि गोल टाइप का, यानी ओ बन रहा है। क्या बन रहा है? ओ। इसको ओ समझना है। यानी कि एंटीबॉडी जो पाया जाता है वह ओ ग्रुप में। किसमें पाया जाता है? ओ में। जब बॉडी बना रहे हैं ओ तरह का बन गया, यानी एंटीबॉडी ग्रुप ओ में पाया जाता है। जब एंटीबॉडी ग्रुप ओ में पाया गया तो एंटीजन किस में मिलेगा? AB में मिलेगा। किस में मिलेगा? AB में मिलेगा। तब समझ में आ गया। और AB रक्त समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग सर्वग्राही कहते हैं, याद रखिएगा। और ओ को कहते हैं सर्वदाता। ओ को क्या कहते हैं? सर्वदाता। और रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो लैंडस्टीनर ने किया है। किसने किया है रक्त समूह का खोज? लैंडस्टीनर ने। वहीं रक्त परिवहन का खोज किसने किया है? विलियम हार्वे ने। किसने किया है? विलियम हार्वे ने किया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज के रूप में परिवर्तित होता है? तो बीजाणु परिवर्तित होता है बीज के रूप में। कौन परिवर्तित होता है? बीजाणु परिवर्तित होता है। वही बीज का जो अध्ययन कहलाता है, बीज का जो अध्ययन कहलाता है वह स्पर्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी। बीज का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि कौन सा पेड़ दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो याद रखिएगा, रेडवुड का पेड़। कौन सा पेड़ है दुनिया का सबसे लंबा? रेडवुड का पेड़। वही पर्यावरण का जो आतंक कहलाता है, पर्यावरण का जो आतंक कहलाता है वह कौन सा पेड़ कहलाता है? तो याद रखिएगा, यूकेलिप्टस कहलाता है। कौन कहलाता है? यूकेलिप्टस कहलाता है, याद रखिएगा। क्योंकि वह आसपास का जो पेड़ पौधा होता है उसको पानी सोखने नहीं देता है, वह खुद सबका पानी सोख लेता है जमीन का, और वो आगे बढ़ जाता है। तो पर्यावरण का जो आतंक हो गया वह आपका यूकेलिप्टस हो गया। लेकिन बंगाल के आतंक के नाम से किसे जानते हैं? तो बंगाल के आतंक के नाम से हम लोग जानते हैं जलकुंभी को। वहीं याद रखिएगा, पीत आतंक के नाम से किस देश को जानते हैं? तो पीत आतंक के नाम से जापान को जानते हैं। किसको जानते हैं? जापान को जानते हैं। आप लोग ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल आप लोग को बताना है कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण जो करते हैं कौन करते हैं। तो याद रखिएगा, पहला ऑप्शन है वृद्धि करती घास, दूसरा है कटे हुए पेड़, तीसरा है लगे हुए पेड़, चौथा है फसलों के खेत। यानी जिस खेत में फसल लगा हुआ है वही आपका सबसे अधिक मात्रा में, याद रखिएगा, सौर ऊर्जा का ग्रहण करता है। सौर ऊर्जा का ग्रहण करता है सबसे अधिक, याद रखिएगा। और सबसे अधिक जो सौर ऊर्जा का ग्रहण करता है वो अमेजन का वन करता है। कौन करता है? अमेजन का वन। लगभग 20% हिस्सा जो है कि आपका अमेजन का वन कर लेता है। उसी को जो है कि हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, उसी को हम लोग जो है कि फेफड़ा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? फेफड़ा के नाम से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत में आयोजित आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। किसे नियुक्त किया गया? सचिन तेंदुलकर को। और 2024 में जो आपका T20 पुरुष वर्ल्ड कप हो रहा है वो अमेरिका के अंदर में। कहां हो रहा है? अमेरिका के अंदर में हो रहा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो जारी करती है वह यूएनडीपी जारी करती है। कौन जारी करती है? यूएनडीपी जारी करती है। और यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, याद रखिएगा। इसका स्थापना 1965 में हुआ है। और यूएनडीपी के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वह अचिम स्टेनर है। कौन है? अचिम स्टेनर। और यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहां में? न्यूयॉर्क में। और यूएनडीपी, याद रखिएगा, आपका मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है। क्या जारी करती है? मानव विकास रिपोर्ट, यानी एचडीआई जारी करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करती है। और वर्तमान समय में जो मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया है, याद रखिएगा, उसमें भारत का जो रैंक है वह 134 है। कितना है? 134 है मानव विकास सूचकांक में, आप लोग याद रख लीजिएगा। और वही बात करते हैं विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करती है? तो विश्व विकास रिपोर्ट जो जारी करती है वह विश्व बैंक जारी करती है। वही आपका आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करती है? तो आउटलुक रिपोर्ट जो जारी करती है वह, याद रखिएगा, आपका आईएमएफ जारी करती है। कौन जारी करती है? आईएमएफ जारी करती है, आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग कुछ सवाल ले लेते हैं जो है कि आपका ये सार संग्रह से लगभग 10-20 सवाल ले लेते हैं, आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग को बताना है कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था। जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सवाल है उसी पे हम बात करेंगे, उसके बाद फिर हम इस सेशन को ब्रेक करेंगे। बताइएगा योजना आयोग का स्थापना कब हुआ है। तो योजना आयोग का स्थापना जवाहरलाल नेहरू के समय 15 मार्च 1950 को किया गया था। और योजना आयोग जो है वह एक गैर संवैधानिक संस्था है और इसका स्थापना जो किया गया था 15 मार्च 1950 को। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू बने थे। और योजना आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा बने थे। और इसी का नाम परिवर्तित करके आगे 2015 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर जो है कि नीति आयोग कर दिया गया, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कर दिया गया। और याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 से यह योजना आयोग का जगह जो है कि नीति आयोग काम करने लगी। और नीति आयोग का जो हम लोग जानते हैं थिंक टैंक के रूप में। किस नाम से? थिंक टैंक के रूप में जानते हैं। और योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष बने थे नरेंद्र मोदी। और योजना आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष बने थे अरविंद पनगड़िया। कौन बने थे? अरविंद पनगड़िया। और वही अरविंद पनगड़िया वर्तमान में 16वें जो है कि आपके विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। वहीं 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं वो ऋतुराज अवस्थी बने हैं। कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी बने हैं। ये सब आप याद रखिएगा। और वर्तमान में जो याद रखिएगा कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कौन है? नरेंद्र मोदी है, आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है आप लोग को। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ में है? नई दिल्ली में। वहीं नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो वर्तमान में उपाध्यक्ष है वह सुमन केवेरी है। कौन है? सुमन केवेरी है। वहीं नीति आयोग के जो वर्तमान में सीईओ है वह आपका बीवीआर सुब्रमण्यम है। कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम है, याद रख लीजिएगा। वहीं नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष बने थे कौन बने थे? तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बने थे। वर्तमान में सुमन केवेरी है। वहीं नीति आयोग के जो पहले सीईओ बने थे वो सिंधु श्री खुल्लर बने थे। कौन बने थे? सिंधु श्री खुल्लर। और नीति आयोग के जो वर्तमान में सीईओ है कौन है? याद रखिएगा बीवीआर सुब्रमण्यम है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल आप लोग बताइएगा कि
लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होगा वह अनुच्छेद 326 के आधार पे, अनुच्छेद 326 के आधार पर होगा। आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि किस संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो याद रखिएगा, पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह को जो आधार रखा गया, यह कौन संविधान संशोधन के तहत? तो याद रखिएगा, आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सैन्य विद्रोह को जो आधार माना गया वह 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। वही 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत याद रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर इसे कानूनी या विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 के क में मोरारजी देसाई के समय में इसे जो है कि आपका भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया? तो याद रखिएगा, 31वां संविधान संशोधन 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत 545 कर दिया गया और वर्तमान में 543 है। 2 गो एंग्लो इंडियन को जो है कि हटा दिया गया। आप लोग को पता है कौन संविधान संशोधन के तहत? तो 104 संविधान संशोधन के तहत। समझ में आ गया? वहीं 106 संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, आपका महिला वंदना योजना से है, जिसमें कि लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी किस अनुच्छेद के तहत? तो संघ की राजभाषा हिंदी या फिर देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी अनुच्छेद 343 के तहत। वहीं हिंदी के लिए एक अलग से राजभाषा आयोग का गठन किया गया अनुच्छेद 344 के तहत, अनुच्छेद 344 के तहत याद रखिएगा। वहीं प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना कौन सा अनुच्छेद है? तो याद रखिएगा आप लोग कि प्राथमिक स्तर पर जो हिंदी में शिक्षा दिया जाएगा या प्राथमिक भाषा में शिक्षा दिया जाएगा या मातृभाषा में 350 का क, और हिंदी को प्रोत्साहन याद रखिएगा अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 351। आगे बढ़ते हैं। वहीं आपको बता दे कि भारत के अंदर में एक व्यक्ति थे सी राजगोपालाचारी का नाम सुने होंगे। सी राजगोपालाचारी जो है कि स्वतंत्र भारत के आपके प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो बने थे तो इनके द्वारा ही कहा गया था कि हिंदी को राजभाषा नहीं बनाना चाहिए, हिंदी को राजभाषा नहीं बनाना चाहिए। याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी के रूप में बोला गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967। आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकार आयोग एक किस प्रकार की संस्था है? तो मानवाधिकार आयोग जो है एक गैर संवैधानिक संस्था है और मानवाधिकार आयोग का स्थापना 1993 में किया गया था। कब किया गया था? 1993 में। और विश्व मानवाधिकार दिवस जो मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना करने का सुझाव किस समिति ने या आयोग ने दिया था? तो याद रखिएगा, आपका प्रशासनिक सुधार आयोग ने। किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। वहीं प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया है? तो प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में किया गया है, याद रखिएगा। और प्राक्कलन समिति का गठन 1950 हो गया। वहीं लोक लेखा समिति का गठन 1921 हो गया। कब हो गया? 1921 हो गया, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि नगर पालिका किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया? तो नगर पालिका 74 और फिर पंचायती राज 73। अगला सवाल, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत? तो राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के आई के तहत, अनुच्छेद 243 के आई के तहत। वहीं याद रखिएगा, अगर स्पेशल वित्त आयोग पूछेगा तो वित्त आयोग का स्थापना जो करते हैं वो आपके अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक
5 वर्ष के अंतराल पर 5 सदस्यों को मिलाकर। और इस बार जो किया गया है 16वें वित्त आयोग का गठन, इसके अध्यक्ष जो बने हैं वो आपके अरविंद पनगड़िया बने हैं। और पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, याद रखिएगा। और 1951 में जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे वो केसी नियोगी बने थे। कौन बने थे? केसी नियोगी बने थे। और दूसरे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? याद रखिएगा, के संथानम बने थे। कौन बने थे? संथानम। वही पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी और पहले वित्त आयोग के जो उपाध्यक्ष बने थे वो संथानम बने थे। और वही संथानम आपके दूसरे वित्त आयोग के जाके आगे अध्यक्ष बन गए। क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। और वहीं अगर बात करते हैं आपको 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? 11वें के खुसरो बने हैं, 12वें के रंगराजन बने हैं, और 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष केलकर बने हैं, 14वें के वाई रेड्डी बने थे, और 15वें के कौन बने थे? 15वें के एन.के. सिंह बने थे। और उसके हटने के बाद 16वें नंबर के जो बने हैं वो कौन बने हैं? तो याद रख लीजिएगा आपको जो है कि अरविंद पनगड़िया बने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल कि पन्ना की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा उत्पादन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा उत्पादन के लिए। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत सांभर झील से उत्पादन होता है? तो सांभर झील जो है वह राजस्थान में है। और राजस्थान झील भारत के कुल 100% नमक के उत्पादन में 8.7% नमक अकेले खुद सांभर झील उत्पादित करता है। और भारत के अंदर में नमक अनुसंधान संस्थान जो है वह भावनगर में है। कहाँ में है? भावनगर में। क्योंकि आपको पता है जब 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो नमक का भाव बढ़ गया था। नमक का भाव बढ़ गया था, आप लोग को याद होगा। नमक 200-300 रुपया किलो जो है कि शाम के समय में मिलना शुरू हो गया था। आदमी लोग बोरा खरीद के लाने लगे थे। तो याद रखिएगा नमक का भाव बढ़ गया था। यानी कि नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भावनगर में। नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ में है? भावनगर में। याद रखिएगा भावनगर जो है वह गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ मिलता है? तो मकराना में। कहाँ में मिलता है? मकराना में। अब मकराना कहाँ में? राजस्थान में। मकराना कहाँ में? राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन कौन करता है? तो सबसे अधिक बॉक्साइट का जो उत्पादन करता है वह उड़ीसा करता है। कौन करता है? उड़ीसा। और बॉक्साइट जो है वह आपका एल्युमिनियम कायस का है। एल्युमिनियम कायस का याद रखिएगा। वहीं कच्चा एल्युमिनियम के नाम से बॉक्साइट को जानते हैं। कच्चा एल्युमिनियम के नाम से बॉक्साइट को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? तो धारवाड़ का पठार है। कौन सा पठार है? धारवाड़ का पठार है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधनों में सबसे अधिक संपन्न राज्य है? उड़ीसा। कौन राज्य है? उड़ीसा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि भारत में लौह अयस्क का खान कद्रेमुख किस राज्य में है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है कद्रेमुख कर्नाटक में। कद्रेमुख कर्नाटक में। कद्रेमुख कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं। बैलाडीला की खान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में? तो बैलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में है। बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, कद्रेमुख कर्नाटक में। कौसे कद्रेमुख, कौसे कर्नाटक। अब बैलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बैलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बैलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ राज्य याद रखिएगा सबसे अधिक कोयला का उत्पादन वर्तमान में कर रही है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कोयला का भंडार सबसे अधिक किस राज्य में है, तो भंडार में झारखंड में सबसे अधिक है। लेकिन कोयला का सबसे अधिक जो वर्तमान में उत्पादन कर रही है वह छत्तीसगढ़ उत्पादन कर रही है। कौन कर रही है? छत्तीसगढ़। और याद रखिएगा कि लिग्नाइट कोयला का सबसे अधिक उत्पादन कौन करती है? या फिर लिग्नाइट कोयला का भंडार सबसे अधिक किस राज्य में है? तो लिग्नाइट कोयला का सबसे अधिक जो भंडार है वह आपका तमिलनाडु में है। कहाँ में? तमिलनाडु में। वहीं याद रखिएगा आपका लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं, जिसका सबसे अधिक भंडार कहाँ है? तमिलनाडु में। वहीं पूछेगा कि एंथ्रासाइट कोयला का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ में? जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट, जो कि सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। लेकिन अगर पूछेगा कि सभी कोयला मिला के, सीधा पूछेगा कोयला का सबसे अधिक भंडार कहाँ है? तो झारखंड में। और कोयला का सबसे अधिक उत्पादन कौन करती है? तो छत्तीसगढ़ करती है। कौन करती है? छत्तीसगढ़। और कोयला उद्योग को याद रखिएगा उद्योग की रोटी के नाम से जानते हैं। उद्योग की रोटी के नाम से जानते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज के हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग का तैयारी इसी तरह से जबरदस्त होते चल जाएगा। आप जो भी एग्जाम में बैठिएगा आपका ज्वाइनिंग लेटर घर पे आना चाहिए, उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। तो चलिए आज हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।